गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज आपकी एसएसटी की क्लास में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का अपना सेकंड लेसन जो चल रहा है रूस के बारे में, उसकी द्वितीय पार्ट आज मैं करा रही हूँ। सेकंड पार्ट आपका रूस की क्रांति। इससे पहले जो है वो अपन ने रूस की क्रांति के बारे में अपन ने तीन, अगर टॉपिक याद हो तो समाजवाद के तीन टॉपिक के बारे में अपन ने पढ़ा था। वहाँ पर जो तीन बातें थी, उदारवादी, रेडिकल एंड रूढ़िवादी, ये जो तीन ग्रुप बन चुके थे पुनर्गठन के समय, समाज में आमूल पुनर्गठन जरूरी था, उसके कारण तीन ग्रुपों में बढ़ चुका था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। आज अपन इसी के ही नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, रूस की क्रांति। रूस की जो क्रांति है वो, ऐसे तो अगर अपन देखें तो रूस की क्रांति 1905 में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन रूस की क्रांति का जो वर्णन है 1917 में भी दिया है कि इस समय जो है रूस की क्रांति एक चरम आकर्ष पर थी। और 1914 जो कि एक पूरे साम्राज्य पर वहाँ का जो राजा था उसका शासन चलता था, वहाँ का जो राजा था उसको उन लोगों को जार कहा जाता था। तो वो था जार निकोलस सेकंड। और 1941 में भी जो राजा था वह भी 1905 में भी जो राजा था उसका नाम था, उस समय भी वही राजा राज्य करता था, वह भी जार निकोलस। और ये जो है मास्को के आसपास में जो भाग पड़ते थे, जैसे आज वहाँ पर फिनलैंड है, लातविया है, लुत्विया है, एस्थोनिया है, पोर्टलैंड है, यूक्रेन है, ये हमें हिस्से के रूप में रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। ये भी एक रूसी साम्राज्य का ही भाग थे, जहाँ प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, जो मध्य एशिया के राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अमोनियम व अजबेन के इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अगर हम इसके कारण अर्थव्यवस्था देखें यहाँ की, और यहाँ की अगर समाज की स्थिति देखें तो अपन ने पढ़ा ही था कि रूसी जो साम्राज्य था वो तीन गुटों में बच चुका था। वह कहीं पर तो ये था कि महिलाओं को जो है वो पुरुषों के अनुरूप ही अधिकार मिलने भी चाहिए। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था और समाज के अंतर्गत जो 20वीं सदी की जो शुरुआत थी वो रूस की आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी के साथ में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य को लगभग 85% जनसंख्या आजीविका की खेती पर ही निर्भर करती थी। वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि कार्य ही संपन्न किया करते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि यहाँ का था। 40 से 50% से ज़्यादा नहीं था। रूसी साम्राज्य जो है वो किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे, यानी कि वह लोग अपने परिवार का तो पालन पोषण करते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वह अपने साथ में बाज़ार की जो मांग है उसकी भी पूर्ति किया करते थे। रूस जो है वो अनाज का बहुत बड़ा भाग जो है वो निर्यात भी कराया जाता था। अब आप आयात और निर्यात को समझ सकते हैं कि आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। आयात यानी कि किसी भी एक देश से दूसरे देश में मंगवाना, कोई भी सामान मंगवाना आयात कहलाता है। तो इसी प्रकार निर्यात जो कि एक देश से दूसरे देश में सामान को या कोई भी स्थिति में भेजना है ना, तो उसको निर्यात कहा जाता है। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग में भी मॉस्को प्रमुख औद्योगिक के अलावा, हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉप के साथ साथ में बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। उद्योग धंधों की जो स्थिति थी वो बहुत कम थी वहाँ पे। तो 1890 में दशक में चालू हुए थे बहुत सारे, और रूस के रेल नेटवर्क को भी फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योग जो है वो विदेशी निवेश से तेज़ी से बढ़ा, और इन कारकों के चलते हुए कोयले का जो उत्पादन है वो दोगुना हुआ, और स्टील उत्पादन पे जो है वो जोर दिया गया। 19 ईस्वी में कुछ इलाकों के तो कारीगरों और कारखानों में मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर जो कारखाने थे वो किसके हाथ में थे? उद्योगपतियों के हाथ में, यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हैं वो सब अमीर लोगों के हाथ में थे, निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था, और पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात को ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग जो है फैक्ट्रियों पर भी नज़र रखते थे।
इन नियमों का उल्लंघन को रोक पाने पे नाकामयाब थे और कारीगरों की जो इकाई थी वर्कशॉप पे काम को पाली प्राय 15 घंटे की खींची जाती थी, यानी कि जो टाइम पीरियड था वो इतना कम था और इतना ज़्यादा था। 15 घंटे किसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इतना लंबा टाइम पीरियड रखा जाता था। 10 से 12 घंटे की पालियों का काम भी करते थे। कुछ ऐसे मजदूर भी थे, वह कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ का जो सामाजिक स्तर था वो भी मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांवों में साथ साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे और मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच जो योग्यता थी वो भी काफ़ी फ़र्क था। धातु मजदूर भी कहा जाता था उनको, और धातुकर्मी मजदूरों को खुद का साहब मानते थे। उनके काम का ज़्यादा प्रशिक्षण निपुणता में ज़रूरी जो रहती थी वह 1914 में फैक्ट्री मजदूरों को औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुष मजदूर जो है वो मुकाबले में कम वेतन मिलता था। वही जो फ्रांस लोगों का था कि वहाँ के भी लोगों को जो है वेतन कम दिया जाता था। किसको? औरतों को कम वेतन मिलता था बजाय पुरुषों के। तो ये एक मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक थी। मजदूरों के बीच की जो मौजूद फासला था पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। मजदूर बेरोजगारी व आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन आदि भी बहुत कम थे। उस समय जो है वो यूनियन कम हुआ करती थी, यूनियन लीडर आदि जो है वो कम हुआ करते थे। जब किसी भी नौकरी को निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कुछ शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। लेकिन इसके साथ साथ में 1896 और 1897 के बीच जो कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहांत को ज़्यादातर ज़मीन में किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों के और राजशाही व ऑर्थोडॉक्स चर्च पे भी कब्जा था उनका, यानी कि जो बड़ी बड़ी जिन लोगों के पास में संपत्ति थी उनके ऊपर भी जो है वो जमींदार लोग जो है वो अपना हक जमाते थे। मजदूरों की तरह काम किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का ही अपवाद को छोड़ दिया जाए तो नवाबों में बिल्कुल समान नहीं करते थे। सामंतों का जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में थी। फ्रांसीसी जो थे वह ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों और सम्मान करते थे बल्कि नवाबों को बचाने के लिए भी लड़कियां भी लड़ी। और इसके विपरीत जो है रूस के किसान चाहते थे कि वे नवाबों को ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बौद्धुआ वे यह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई तरह की जमींदारों को जो हत्या भी कर दी चुकी थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटना घटने लगी थी। एक खूनी रविवार के नाम से इसी प्रकार की एक घटना हमारे इसमें है भी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सारे ज़मीन पर किसानों को मुकाबले में लिहाजे से भिन्न थे और यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने मीर को सौंप दिया करते थे, यानी कि कम्यून को सौंप दिया करते थे। कम्यून जो प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन भी बांट दिया करता था। रूस में जो समाजवाद था वो 3 पार्टियां जिस प्रकार बटी हुई थी उसके अनुसार ही राजनीतिक पार्टियों गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों में मानने वाले समाजवादी जो थे वो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया और सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी के गैरकानूनी संगठन भी बनाया गया। स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में जो भी मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति पर मुख्य शक्ति बनेंगे, यानी कि मजदूर नहीं बनेगी इसकी शक्ति, क्या बनेगी? किसान लोग जो है वो इसकी क्रांति का विरोध करेंगे। वे जो क्रांति का नेतृत्व करेंगे वह रूस में बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएंगे, यानी कि जो इस क्रांति में डटकर सामना करेंगे, इस क्रांति में खड़े रहेंगे तो वह लोग जो है जल्दी ही देश में आज़ादी भी प्राप्त कर लेंगे। 19वीं सदी के आखिरी में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे और सन 19 में उन्होंने सोशलिस्ट
रेवोल्यूशन पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष की मांग की। ये जो सामंत कब्जे वाली ज़मीन जो थी वो फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर कोई भी सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा क्रांतिकारियों के सहमत नहीं था, लेकिन मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं, वे बटे हुए थे और कुछ किसान गरीब थे जो कि कुछ अमीर और कुछ मजदूरी करते थे जो पूंजीपति थे, जो नौकरी करते थे, खेती करवाते थे, वह विभेदों में चलते थे और समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। यह जो प्रक्रिया थी वो संगठनकारी रणनीति के सवाल पर पार्टी में जो अपना मतभेद भी किया करते थे और शासित रूप में दमनकारी व समाज की पार्टी के अत्यंत अनुशासित भी होना चाहिए, इसके लिए वे भी अपने रहस्य रखते थे। उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो खेमा मानते थे वह लोग पार्टी में सभी सदस्यता भी ग्रहण की जाए। सबसे मेन जो अपना पॉइंट है वह उथल पुथल का समय 1905 में, क्योंकि इस समय जो है वो क्रांति की शुरुआत बताई गई है। क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो यही। इस शुरुआत के अनुसार हम देखें तो मैंने आपको एक खूनी रविवार के नाम से एक घटना बताई थी, तो वो खूनी रविवार की जो घटना है वो इसी समय हुई थी। रूस का एक निरंकुश राजशाही थी यहाँ पे लोग जो है वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था जो सदी थी, और उदारवादी की स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही थी। 1905 में ये समाजवादी क्रांतिकारी के साथ में लेकर किसानों और मज़दूरों के बीच में काफ़ी काम किया और इसी तरह जो राष्ट्रवादी लोग थे वह इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक, मुस्लिम बहुलक इलाकों में समर्थक मिला और 1904 साल में बहुत बुरा रहा मज़दूरों के लिए। इस समय 20% वास्तविक वेतन से 20% तक भी गिरावट आ चुकी थी। इस समय जो हुआ वो लगभग यहाँ के जो खूनी रविवार के नाम से जो घटना बताई है मैंने आपको, वो खूनी रविवार के नाम से इसमें तो 100 व्यक्ति जो है वो मारे गए थे, लेकिन सही में असल में 1000 व्यक्तियों की जो संख्या थी वो मारे जाने की थी कि इस दिन जो है वो इसी दौर में जो है वह इस इतिहास में ये घटना घटी और इसमें 1905 की शुरुआत में इसी घटना से बताई जाती है। इससे सारे देश की हड़तालें होने लगी। नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार भी करने लगे, विश्वविद्यालय भी बंद हुए। इस घटना के अनुसार लोगों को, मजदूरों को मार दिया गया था और वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरिंग और अन्य मध्यम वर्गीय जो कामगार जो मजदूर हैं उनके लिए संविधान के लिए गठन मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना भी कर दी गई थी। 1905 की जो क्रांति का जो दौर था उसमें जार ने निर्वाचित परामर्श संसद या ड्यूमा के गठन में अपनी सहमति दे दी थी। क्रांति के समय कुछ दिन तक ही फैक्ट्री मजदूरों को बहुत सारी ट्रेड यूनियन व फैक्ट्री कमेटियों भी जो अस्तित्व में रहीं और 1905 के बाद में ऐसी ही ज़्यादातर जो कमेटियां थी वो यूनियन अधिकृत रूप में काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और राजनीतिक गतिविधियों पर ये भारी पाबंदी भी लगा दी गई थी। जार ने पहले ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनः निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी भी तरह जवाबदेही या अपनी सत्ता के किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतभेद कानून को फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा और रूढ़िवादी राजनेताओं पर भर डाला और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर निकाल दिया। जो 3 जो संस्थाएं थी जो चली थी वह उसमें से उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को उसमें भर दिया और साथ में उदारवादियों को उसमें से हटा दिया था। पहला जो विश्व युद्ध था वहाँ पर 1914 में हुआ। यह 1914 में एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की यानी कि एक दल ये बना जिसके पास केंद्रीय शक्तियाँ थीं और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जिसमें शक्तियाँ कम थी, उसमें वह खेमे में शामिल हो चुके थे। वह इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। यूरोप के साथ साथ में युद्ध जो है वो यूरोप के बाहर भी फैल गया था और पहला विश्व युद्ध इसे ही कहा जाता है। इस युद्ध की जो शुरुआत थी वह काफ़ी समर्थक मिला और जनता ने जार का साथ भी दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों को सलाह लेना छोड़ दिया
और उसके प्रति जन समर्थन भी कम होने लगा। लोगों की जो भावनाएं थी वह दिनों दिन बलवती होने लगी। लोग जो है वो इसका विरोध करने लगे। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम भी बदल दिया और पन्नोग्राड में भी रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जरीना जार की पत्नी महारानी एलेक्सोंद्रा के जर्मन मूल के होने पर उसने घटिया सलाहकारों को खास तौर पर वह इस एक सन्यासी राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम जो विश्व युद्ध था वह पूर्वी मोर्चे पर चल चुकी थी ये लड़ाई, और अगर हम देखें तो इस मोर्चे में बहुत सारे सैनिक मौत के मुँह में जा चुके थे और सेना की पराजय के बाद में रूसियों का जो मनोबल टूट गया और 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की रूसी सेनाओं को भारी भी पराजय का भी सामना करना पड़ा। ये लोग युद्ध से तंग आ चुके थे। सरकार और जार दोनों ही अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योग पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उद्योग धंधे ना के बराबर हो चुके थे और यही ट्रेंड जो है वो उद्योग ही व्यापारिक जो थे वो बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी उद्योग सामान आते थे जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों पर भी मुकाबले के रूस में औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 में रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया जाता था और मज़दूरों को कमी भी पड़ने लगी थी। यानी कि जो अच्छे बलवंती रहते थे, यानी कि जो लोग अच्छी सेहत रहती थी जिन लोगों की, तो उनको मज़दूर बना दिया जाता, उनको इसमें सैनिक में डाल दिया जाता था, और जो लोग नहीं थे उनको मज़दूरों की श्रेणी में लगा दिया जाता था। छोटी छोटी वर्कशॉप आदि ठप होने लगी थी। ज़्यादातर अनाथ सैनिकों का पेट भरने के लिए ही मोर्चे पर भेजा जाने लगा था। तो रोटी और आटे की किल्लत भी पैदा हो गई थी। 1960 में सदियों में रोटी की दुकानों में अक्सर दंगे होने लगे थे। ये जो प्रतिक्रिया थी यह 1916 अगर हम देखें तो जार की सेना जनरल और हमारे तैनात के बारे में बताई हुई है। ये हम जो चित्र देख रहे हैं उसमें शाही रूसी सेना को रूसी स्टेमलर कहा जाता था और ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी जो कि निष्ठा, बदल और क्रांतिकारियों के समर्थक देना शुरू कर दिया था, जो जार की सत्ता पर भी ढह चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।